मैं आज दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो 2-3 मेजर इशू हैं, आज उन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप सबको बुलाया है। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे आकर यहाँ इस प्रेस को कवर करने की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि आज की डेट में जो खजाने का हाल है उसका हाल कितना बुरा हो चुका है, वो बिल्कुल खाली हो चुका है। उसके हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कर्मचारियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी द्वारा, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा, जनरल सेक्रेटरी हरवीर सिंह कालका द्वारा। जितने भी कर्मचारी हैं उन सबका प्रोविडेंट फंड पिछले 6 महीने से 1/6/2020 से जमा नहीं हुआ, जो लगभग हर महीने 62 से 65 लाख रुपया बनता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, विद प्रूफ कह रहा हूं, क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से इनको नोटिस इशू किया गया है। उस नोटिस के विषय में आपको मैं विद प्रूफ बताऊंगा। उस नोटिस में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं और किस तरह की बातें की गई हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब यह कि पहला 6 महीने का पीएफ 1 जून से जो नोटिस भेजा गया है उसमें लिखा गया है लगभग 62 से 65 लाख रुपए, जो कि 4.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपया आज टिल डेट तक बनता है। उसके साथ ही जो पैसा नहीं जमा होगा तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो नोटिस में लिखा गया है। यह नोटिस 25 जनवरी 2021 को दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को इशू किया गया है पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से। इस नोटिस में कहा गया है कि अगर आप ये 10 दिन के अंदर अंदर जो पेमेंट है कर्मचारियों का, जो पीएफ का, अगर आपने अपना शेयर जमा नहीं करवाया तो अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स, जो आपके बैंक अकाउंट हैं वो अटैचमेंट कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगला उन्होंने लिखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर टू रन द बिजनेस, कि आपके ऊपर रिसीवर भी बैठाया जा सकता है। उसके बाद आगे वो लिख रहे हैं अटैचमेंट एंड ऑक्शन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, वो भी अटैच की जा सकती हैं, आपकी चल अचल संपत्तियां। आगे लिखा है अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन, जो संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित लोग हैं उनको जेल भी हो सकती है। जिसमें वो लिख रहे हैं प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 is launched against the employee which involve imprisonment up to 5 years and fine up to 25,000, 25,000 रुपया जुर्माना और 5 साल की इसमें कैद भी हो सकती है उन संबंधित लोगों को जो इस पीएफ को जमा ना कराने के लिए जिम्मेवार होंगे। इसके साथ एक दूसरा इशू है कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में पिछले समय में लगभग पिछले 6 महीने से 8 महीने से साल से लगभग 40 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। अपनी सर्विस देने के बाद 20 साल 25 साल 30 साल जिसकी जितनी भी सर्विस थी, उस सर्विस को देने के बाद आज उनकी जो ग्रेचुटीज और जो फंड बनते हैं वो आज टिल डेट तक पे नहीं किए गए, लगभग वो भी 3 करोड़ रुपया बनता है। 40 इंसान वो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के एम्प्लॉई जिन्होंने अपने जीवन की मेहनत की सारी कमाई इस आस पर लेकर बैठे हैं कि वो रिटायर होंगे तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उस पैसे का वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज 8-8 10-10 महीने 1-1 साल होने के बाद भी वो पैसा उनको नहीं मिला। जिसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि इसमें जहां तक गुरुद्वारा कमेटी के एम्प्लॉइज की बात है तो स्कूलों के एम्प्लॉइज का भी हाल इससे अच्छा नहीं है। लोनी रोड जो जीएचपी स्कूल की ब्रांच है, वहां एक डेथ होती है राजवंश कौर की। नोट कीजिए सितंबर 2018 में, सितंबर 2018 में एक एम्प्लॉई राजवंश कौर की डेथ होती है। 1 साल तक 1.25 साल तक उसके पैसे को देने का कोई भी कोशिश नहीं की जाती। नवंबर 2019 में 1.25 साल बाद सेटलमेंट होती है कि हमको यह सारा पैसा आपको इकट्ठा नहीं दे सकते, जो लगभग 8 लाख रुपए बनता है। फिर उस सेटलमेंट में तय किया जाता है, 1.25 साल बाद सेटलमेंट होती है। उस सेटलमेंट में तय किया जाता है कि हमको आपको 80,000 रुपया 10 किश्तों में देंगे। उसके परिवार के साथ ये सेटलमेंट होती है
और डेथ होती है इसलिए क्योंकि उसको कैंसर हो गया था, वो पैसे की डिमांड करती रही, उसकी 3 महीने की उस समय की सैलरी भी बकाया थी। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का कोई भी मौजूदा प्रधान सेक्रेटरी इस विषय में मैं उसको हर बात का विद प्रूफ दूंगा। 3 महीने की सैलरी पेंडिंग थी। जब उसकी डेथ होती है कैंसर के लिए बीमारी से जूझते हुए, डिमांड करती है, उसको उसका पैसा नहीं दिया जाता। उसके डेथ के बाद 1.25 साल उसके परिवार को धक्के खिलाए जाते हैं। 1.25 साल बाद सेटलमेंट होती है कि आपको ये 80,000 रुपया 10 महीने में हम देंगे, 8 लाख रुपया। और कितनी हैरानगी की बात है कि कुल 4 किस्तें दी जाती हैं। 2019 नवंबर के बाद 2020 तक कुल 4 किस्तें दी जाती हैं। आज 2021 आ गया, बकाया पैसों के भुगतान के लिए आज तक वो उसका परिवार सारा, उस जिस एम्प्लॉय की डेथ हो गई है उसका सारा परिवार आज गुरुद्वारा कमेटी के धक्के खा रहा है। कभी उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, कभी प्रधान के पास भेज दिया जाता है, कभी चेयरमैन के पास भेज दिया जाता है। ये है इनके हालात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज डीएसजीएमसी स्कूलों के और कॉलेजों के एम्प्लॉइज को कि आप आज इस बात के ऊपर फैसला कर लीजिए कि मौजूदा कमेटी के हाथ में आपका वर्तमान और भविष्य कितना सुरक्षित है। वर्तमान की हालत यह है कि आपको सैलरी नहीं मिल रही, भविष्य की हालत यह है कि डेथ होने के बाद भी, रिटायरमेंट होने के 1.5-2 साल बाद भी आपके परिवार को वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद हम कर क्या रहे हैं, हम ऑटोमेटिक मशीन लगा रहे हैं लंगर बनाने के लिए। लगाइए, जरूर लगाइए, लगनी भी चाहिए, लेकिन देखना यह चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए। क्या लंगर की मशीनें अगर 6 महीने बाद लग जाती और उस मरने वाले कर्मचारी को या रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी को पैसा पहले दे दिया जाता तो उसमें क्या बुराई थी। आज मैं उन सारे एम्प्लॉयज को आज पूछना चाहता हूं कि आप सोच लीजिए कि आज की मौजूदा कमेटी के हाथ में आपका वर्तमान और भविष्य कितना सुरक्षित है। हम लंगर बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं बना रहे कि समय आते ही, तारीख आते ही, महीना खत्म होते ही या कर्मचारी के रिटायरमेंट होते ही वो पैसा तुरंत उसके अकाउंट में चला जाए। इसका ऑटोमेटिक सिस्टम अब कब बनाएंगे। हम लंगर की ऑटोमेटिक मशीन लगा रहे हैं, लगानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि आपने किसी मतलब गुरु घर के सेवादार से जिसने सेवा की थी 2-2.5 करोड़ रुपया लिया था, जो एनडीटीवी को दे दिया था अपनी वो फोकी शोहरत के लिए, तो इसलिए आपको ये मशीनें तो मजबूरी लगानी थी। लेकिन जरूरत पहले किस चीज की है, इस बात का फैसला कौन करेगा। आज गुरुद्वारा कमेटी के और स्कूलों के एम्प्लॉइज को इस बात को सोचने का उनके लिए विषय है। हम क्या कर रहे हैं, 550 बेड का बाला साहब 8 साल में हॉस्पिटल नहीं बना रहे। हम 550 बेड का बाला साहब हॉस्पिटल 8 साल हमारे पास सेवा रहती है श्रोमणी अकाली दल बादल के पास, वो हम हॉस्पिटल नहीं बना रहे। 2 महीने इलेक्शन को रह गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस पूरे अस्पताल को डायलिसिस सेंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मजे है इनकी सोच के, हैरानगी है इनकी सोच के ऊपर, बलिहार जाऊं मैं कहता हूं। मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसमें दुनिया भर की सारी बीमारियों के इलाज होने थे, बड़े से बड़े ऑपरेशन होने थे, बड़ी से बड़ी सर्जरीज होनी थी, हम उसके विषय में कुछ नहीं किया 8 साल में। आज इलेक्शन सिर पर आ गया 2 महीने बाद, तो हम फुल स्पीड से लगे हुए हैं, रोज उसकी फोटोज डाल रहे हैं। बाला साहब 550 बेड का जो हॉस्पिटल बनना था उसको 200 बेड का सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं। मतलब हमारी कितनी सोच गिर चुकी है फोकी शोहरत के लिए। हम इसका फैसला कौन करेगा, मैं ये समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि कमेटी अपने प्रबंध को लेकर कितना सीरियस है वो यहां से पता चल जाता है। तो मैं आज किसानों तक भी ये मैसेज देना चाहता हूं, जिन जगह पर हम लोग लंगर लगा रहे हैं, सारा संसार आपके साथ है, सारी दुनिया आपके साथ है, हर इंसान की भावनाएं आपके साथ हैं, लेकिन दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी जो अपने एम्प्लॉइज के प्रति सीरियस नहीं है, वो आपके मुद्दे जितने भी उठा रही है उसके प्रति वो कितना सीरियस होगी, इस बात का आज उनको भी तय करने और सोचने और समझने की जरूरत है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं आज दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के ओहदेदारों से कि गुरु नानक का शुरू किया हो लंगर, क्या हमें इस प्रेरणा के लिए शुरू किया गया था
कि गरीबों का हक मार के, अपने एम्प्लॉइज का हक मार के, रिटायरमेंट होने के बाद उनका हक मार के और उनको वो पैसा ना देना और अपनी फोकी शोहरत के लिए दुनिया भर के काम करना, ये कहां तक जायज है? एमआरआई की मशीन दिसंबर में गुरुद्वारा बंगला साहिब की डिस्पेंसरी में लगनी थी, एमआरआई की मशीन। आज उसको 2 महीने 28 फरवरी तक इसलिए टाल दिया गया कि चूंकि 2 महीने बाद इलेक्शन है। इनकी सोच कैसे है? जैसे कोई एमएलए काउंसलर 4 साल काम 5 साल नहीं करता और आखिरी 1 महीने में सारे उद्घाटन रख देता है कि यहां का उद्घाटन, वहां का उद्घाटन, इस गली का उद्घाटन, उस सड़क का उद्घाटन। तो एमएलए जो एक्स एमएलए रहे हैं, दोनों प्रधान सेक्रेटरी, इनकी सोच बिल्कुल उसी राजनीतिक सोच पर काम कर रही है कि जैसे अपने एमएलए रहते हुए गलियों का उद्घाटन 5 साल में एक बार लास्ट टाइम पे जाके करते थे कि इलेक्शन आने वाला है, सारे उद्घाटन कर दो, जिसकी डेट जितनी लटकानी है लटका दो। आज पिछले 2 महीने में वो एमआरआई की मशीन नहीं लगी, उसकी वजह से कितने गरीबों को कितना नुकसान हुआ होगा, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? आप देख लेना, ये महीने 1.5 महीने बाद ये करने क्या जा रहे हैं। आज मैं संगत को भी अपील करता हूं कि फैसला संगत करे कि क्या फोकी शोहरत के लिए की गई सेवा को हम सेवा का दर्जा दे सकते हैं या हमें सेवा का दर्जा देना चाहिए। आज गुरुद्वारा कमेटी के एम्प्लॉय, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के स्कूल और कॉलेजों के एम्प्लॉय, इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉय आज इस बात का फैसला जरूर करें कि जब दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इतना बड़ा विश्वासघात उनके साथ कर सकती है कि उनके पीएफ का पैसा जो उनकी सैलरी में से तो काट लिया, लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराया। क्योंकि एम्प्लॉइज को जब सैलरी दी जाती है तो इस बात को समझने की जरूरत है कि उसकी सैलरी में से जो एम्प्लॉइज की तरफ से शेयर जाता है उसको उसी समय काट लिया जाता है। आज मैं सारे एम्प्लॉइज को अपील करता हूं कि जाएं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान और सेक्रेटरी के पास और उनसे पूछें कि वो हमारा पैसा कहां खर्च किया आपने, वो हमारे पैसे का क्या दुरुपयोग किया आपने, कहां खर्च किया, हिंदुस्तान के कौन से कोने में खर्च किया। मैं सिर्फ यह संगत से पूछना चाहता हूं, अपील के साथ, विनम्रता के साथ, कि जो इंसान जिस प्रबंध के लिए दिल्ली के सिखों की नुमाइंदगी करते हुए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के ओहदेदारों की जो जिम्मेवारी बनती थी उसके प्रति गंभीर नहीं है, जिसके लिए चुन के दिल्ली की संगत ने इनको एक वो दिया कि आप जाके इस सेवा को कीजिए, जो उसके प्रति सुचेत नहीं है, उसके प्रति जिम्मेवार नहीं है, वो किस कार्य के प्रति जिम्मेवार होंगे? आज ये सोचने का विषय है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कोई चमचागिरी में इनकी गुरुद्वारा कमेटी में जो एक सिस्टम है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो या उस एम्प्लॉइज को पैसा मिलता है या उसको कोई उसके परिवार में नौकरी दी जाती है। यहां इस तरह के केस भरे पड़े हैं गुरुद्वारा कमेटी के चमचे ओहदेदारों के, जिनके परिवार की डेथ होने के बाद उसके परिवार को पैसा भी मिल गया और परिवार के इंसान को नौकरी भी मिल गई। और मैं ऐसे एम्प्लॉइज आपको बता रहा हूं कि 40 आदमियों की मेरे पास लिस्ट है कि जिस ईमानदार आदमी को सेवा करने के बाद 20-30 साल नौकरी करने के बाद उसका जो ग्रेच्युटी और वो फंड भी नहीं मिला। मैं डंके की चोट पे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के दोनों प्रधान और जनरल सेक्रेटरी को डंके की चोट पे ये चैलेंज करता हूं कि मैं इस तरह के केस दिखा सकता हूं, तुम्हारे ही मैनेजर, तुम्हारे ही चमचे, जिनके परिवार में इस तरह का डेथ का केस हुआ तो उनको नौकरी भी तुरंत मिल गई और उनको पैसा भी तुरंत मिल गया। लेकिन उन गरीबों का क्या हुआ जो 40-40 एम्प्लॉइज साल 1.5 साल से धक्के खा रहे रिटायरमेंट के बाद। मैं इन सारे एम्प्लॉइज को, गुरुद्वारा कमेटी के भी और स्कूलों कॉलेजों को भी, इन सबको समझाना चाहूंगा कि 2 महीने बाद इलेक्शन है। जैसे मैंने भी बताया कि जिस तरह एमएलए गलियों में उद्घाटन करता है बिल्कुल इलेक्शन आने पर, उसी तरह ये आपके साथ करेंगे। आपको नकली प्रमोशंस, नकली डीए, नकली फलाना, कई तरह की फैसिलिटी देने की आने वाले समय में हो सकता है घोषणाएं करें। लेकिन ये बात समझ लेना, जो इंसान आपके पीएफ के साथ, आपके भविष्य के साथ इस तरह का विश्वासघात कर सकता है, धोखा कर सकता है, वो आपके प्रति अपनी जिम्मेवारियों को लेकर कितना सचेत है, यह फैसला आपने करना है। 25 जनवरी को यह नोटिस इनको आया था, 10 दिन का इसमें टाइम था। 10 दिन का टाइम पूरा होने के बाद 4 फरवरी को यह टाइम समाप्त हो चुका है और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से आज तक इसमें कुछ नहीं किया गया। ये अपनी जिम्मेवारियों से भागने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। अब उस डिपार्टमेंट के साथ कोरस्पोंडेंस करने लगे हैं, लेटर लिखने लगे हैं।
पत्रों का आदान प्रदान करने लगे हैं कि जिससे ये 2 महीने निपट जाएं। इसके साथ अभी मैंने आपको गिनाया 4.5 से 5 करोड़ रुपया जो पीएफ का बैलेंस, 2.5 से 3 करोड़ रुपया जो लगभग वो अपना जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनका बैलेंस, 3 से 3.5 करोड़ रुपया। इसके अलावा साल में एक बार जब हम भी मैनेजमेंट में रहे, ये कर्मचारियों के साथ एक सेटलमेंट है या इस रूल के साथ सेटलमेंट है कि साल में एक बार उनको इनाम या 1 महीने का बोनस के रूप में उनकी सैलरी दी जाती है। ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। वो आज तक नहीं मिली जो दिवाली में मिल जानी चाहिए थी, 3 करोड़ रुपया। 5 और 3 8 और 3 11। इसके अलावा लगभग दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 4 से 5 करोड़ रुपए के लोगों के बिल पेंडिंग हैं, जिसमें घी का बिल और दुनिया भर के सारे सामान का, साजो सामान का बिल जो नीचे स्टोर में आता है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को घी कंपनियों ने घी तक देना बंद कर दिया है। आज 11 से 12-15 करोड़ रुपए का बैलेंस को ये किस तरह से मैनेज करते हैं या आने वाले 2 महीने तक इसको किस तरह से डालते हैं। और वो हालात होती है जब किसी इंसान के ऊपर अपनी अय्याशियों से कह लो, अपने दुर्व्यवहार से कह लो, अपनी गोलक की दुर्वर्तों से कह लो, अपने माँ बाप की कमाई हुई जो पैसा होता है, संपत्ति होती है, उसको उजाड़ने के बाद जब कोई इंसान रातों रात भाग जाता है ना अपना बोरी बिस्तर बेच के करके, इन्होंने बस उस ढंग की तैयारी कर ली है कि 2 महीने बाद हम उस तैयारी के साथ चुप करके निकल जाएं कि जो पैसा पेंडिंग है वो आने वाली कमेटी जाने, सब कुछ जाने। तो समझने की बात आज ये है कि हम आज किस जगह पर खड़े हैं, हम किस तरह की जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, हमारी सेवा का रूप क्या होना चाहिए और हम किस ढंग की सेवा दिखा रहे हैं। आज मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को एक और बात कहता हूं कि विद इन 10 डेज 10 दिन दिए आपको पीएफ डिपार्टमेंट ने पैसा जमा कराने के लिए 10 दिन दे रहा हूं मैं आपको श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की तरफ से। आज 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक अगर आपने कर्मचारियों के पीएफ का पैसा जमा नहीं कराया तो फिर उसको लेकर चाहे मुझे दिल्ली के एलजी के पास जाना पड़े, दिल्ली के सीएम के पास जाना पड़े या दिल्ली के किसी और कोर्ट कचहरी कहीं भी जाना पड़े, कर्मचारियों के लिए, उनके हक के लिए मुझे किसी भी हद तक किसी भी जगह जाना पड़ा तो मैं उस जगह पर जरूर जाऊंगा। ठीक 10 दिन का टाइम आज के बाद मैं इनका शुरू करता हूं। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।